Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with PRM 702, part of your MSPM program covering project quality and risk management. 23 lectures आपके हो गए हैं. 24th lecture है आज. Hopefully थोड़ा सा हो सकता है. I'm sure कि जो lecture number 23 था will be a little confusing for you. मेरे लिए अपने लिए थोड़ा मुश्किल था आपको पढ़ाना और समझाना कि एक पूरा रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स हमने कवर किया था. अगर हम लोग उसको ड्रॉ कर रहे होते या वर्बली क्वेश्चन आंसर हो रहे होते तो थिंग्स वुड हैव बीन अ लिटिल बिट इजियर फॉर बोथ ऑफ अस, हमारे लिए और आपके लिए. मगर एट द सेम टाइम आई होप यू हैव डन योर होमवर्क. जो रिस्क रजिस्टर है उसको लेके आप कैलकुलेट करें. और कलर डिपिक्शन की वजह से ना ये बहुत एक अच्छा और वैल्यूएबल टूल है फॉर यू और आपसे भी ज़्यादा, बिकॉज आपके तो अपने रिस्क हैं, आप अपना आपको समझ आ रही है, यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. मगर अपर स्पॉन्सर के लिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए, स्टेटस रिपोर्ट परस्पेक्ट, इट इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल टूल. और एक वो वैसी तस्वीर है कि पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड. बिल्कुल दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स डज फॉर अस एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स. एक ही नज़र में आपको पता चल जाता है कि हमने क्या किया है. फिर उसमें सारे रिस्क आ जाते हैं. आपको पता चल जाता है कि सिवियरिटी कहाँ, जो मेजॉरिटी ऑफ सिवियरिटी है बेस्ड ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव अप्रोच, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, जो सिवियरिटी है वेयर इज इट हिटिंग आवर रिस्क्स. और फिर जो आखिरी जो मैंने आपको दिखाया था पिछली दफ़ा, उसमें ये भी है कि what do we do from controls perspective? How do I control that risk? How do I minimize or eliminate risk which are catastrophic? ठीक है. So वो सारा तो रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स हो गया. थोड़ा सा आज कोशिश करूंगी आप लोगों को ब्रेक दे दूं. विथ लेक्चर नंबर 24 हम लोग एक पेपर रीड करेंगे, मी एंड यू बोथ, और फिर हम लोग लेट्स कवर इट अप एंड सी के व्हाट इज द वर्ल्ड सेइंग अबाउट रिस्क, व्हाट इज इट. और बड़ा एक अच्छा सा पेपर है. आई एम श्योर यूल फाइंड इट यूजफुल. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट रीडिंग इट अप. और आई विल स्ट्रांगली इनकरेज यू कि आप जाएं और इस वक्त पीएम फोरम्स में देखें, पुल अप एंड रीड व्हाट रिस्क इज ऑल अबाउट. सिर्फ ये एक दो लेक्चर सुन के आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकती है. ठीक है. यू कैन एक्चुअली, यू आर जस्ट नॉकिंग द डोर. समझे कि कमरा है, कमरे में इट्स अ वॉल्ट, बैंक का वॉल्ट है जहाँ पे बहुत सी वैल्यूएबल्स हैं, कैश भी है, इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है. मगर व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर क्लास? अगर मैं सच आपको बताऊं तो वो ये है कि यू आर ओनली नॉकिंग द डोर ऑफ दैट वॉल्ट. ठीक है. हम सिर्फ आपको ओवरऑल पिक्चर दे सकते हैं, हम आपका हाथ पकड़ के करवा नहीं सकते हैं. How do you use and implement these techniques at work will be is totally up to you and your understanding of what advantage you're getting out, or what are the benefits you're getting out from using these techniques. So with that, all the best to you. और हम लोग चलते हैं, ये पेपर रीड करते हैं and उसके बाद we'll probably cover a little bit more detail and let's go forward. जो हम अभी पेपर पढ़ रहे हैं उसका बड़ा अच्छा सा और बड़ा कैची सा टाइटल है. इट सेज रिस्क इज अ फोर लेटर वर्ड. सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड वर्ड टू यूज, बट डिनायल इज आवर बिगेस्ट एनिमी. Nobody in our projects, especially our project sponsors, want to hear the word risk. इसलिए कि जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है, you tend to ignore it. और एज अ कल्चर एंड एज अ कंट्री हम लोग तो बड़ा ये कहते भी हैं कि जब आएगा वक्त तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं है ना. हम क्या ज़रूरी है कि हम मुश्किलात और मुसीबतों के बारे में सोच के अपने आप को ज़ाया करें, अपने आप को मुश्किल में डालें. तो जेनेरिकली जो हम लोगों का हेड है, वी काइंड ऑफ आर सो ट्यून्ड इनटू थिंकिंग, जो चीज़ नहीं आई है, जो मुसीबत नहीं आई है, उसके बारे में अपना वक्त ज़ाया करके क्या फ़ायदा मिलेगा. But that is what the whole intent of risk is. Project management is predictability. And project managers are tuned to make sure that the predictability aspect, especially the predictability of success of our project, stays alive and kicking, right? So with that, देखते हैं कि ये क्या है. मगर
हर कोई इस वक्त अज्यूम कर रहा है, दिस इज कर्टसी ऑफ स्किटर कॉरपोरेशन, इट्स अ प्लेस इन कैलिफोर्निया जहाँ से हमने ये पिकअप किया है दिस ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने ये पेपर लिखवाया है. सो रिस्क इज अ फोर लेटर वर्ड. येस, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट रिस्क, बट डिनाइंग इट, सेइंग जो चीज अभी नहीं हुई है वो कभी नहीं होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं, that is going to really hit us hard, especially in the world of project managers. एक बात आप याद रखना, जो चीज कभी नहीं हुई है, there is a good probability कि वो आपके साथ आपके प्रोजेक्ट में हो जाएगा. Keeping your eyes open, keeping your ears open and keeping your head open is the key of successful project management. Risk management is an essential part of project portfolio management. Risk management is an essential part of project portfolio management. It's not just project portfolio management. Risk management is an essential part of project management. और अभी इस वक्त इतनी importance है risk management को, we are actually looking out for certified risk mitigators. We are actually looking out for certifications for people who know how to predict, identify, analyze, and then mitigate and resolve risks. So with that, let's see कि ये क्या बात कर रहे हैं. As a practitioner and proselytizer of project management for over 38 years, one thing has puzzled me above all others. That is, why is risk management virtually ignored as an integral part of the project management process? For somebody, and that is definitely not me, it's the writer, of course, somebody who's worked and practiced project management for a long period of time, you would assume कि इनका experience और इनका जो काम करने के एथिक्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उनको क्या ज़रूरत है रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की. बट इवन इन दैट सिचुएशन, दिस पर्सन हु इज रिटन दिस पेपर, एंड वील टॉक अबाउट हु दैट इज ऑल्सो वेरी पजल्ड कि व्हाई हैज रिस्क मैनेजमेंट नॉट बिकम एज इम्पॉर्टेंट एज मे बी इश्यूज मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, documentation and the world of project management. We all recognize that risk is an important part of all projects. ना, हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं. रिस्क जो कभी नहीं हुआ वो होगा, या प्रिडिक्टिंग के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये उसके साथ हुआ था, मेरे साथ भी हो सकता है. Predictability, predicting is an important aspect, because जिस चीज का आपको पता नहीं है वो आपको ज्यादा हर्ट कर सकती है. जिसके बारे में आपने सोचा है और आपने ये भी सोचा है कि अगर ये होगा तो मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगी या रिएक्ट करूंगा, ऑब्वियसली उसका जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. जब वो रिस्क होता है तो आपको पता होता है कि दीज आर द स्टेप्स आई नीड टू टेक एंड दिस इज हाउ आई विल रिएक्ट. ओके, सो जो सरप्राइज फैक्टर होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि सरप्राइज फैक्टर को एलिमिनेट करना है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम. ठीक है, सरप्राइज इज नॉट अ गुड थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. हैप्पी कस्टमर्स आर इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स. हैप्पी प्रोजेक्ट टीम is an informed project team. So we all recognize that risk is an important part of all projects. If we thought about it, we would all acknowledge that the management of risk can be the most critical factor in a project success. हमने हर वो चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, हमने सोचा कि क्या हो सकता है और हमने उसको, उसकी लाइकलीहुड को, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में भी सोचा और हमने उसका इम्पैक्ट या उसकी सिवियरिटी के बारे में भी सोचा. अगर वो हाई सिवियरिटी है, दैट मीन्स अगर वो हमने समझा कि वो हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली, देन आई ऑल्सो थॉट ऑफ कंट्रोल मेजर्स. व्हाट वुड आई डू इन सर्कमस्टेंस वेयर आई एम kind of exposed
to a very red risk, है ना. रेड रिस्क का मतलब है कि रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स से हमने उसको वो हाई कैटेगरी वाले में से रिस्क की हम अभी बात कर रहे हैं. Yet, as I look at the practices that have been put in place in most firms and organizations, and at the tools that are being used to support these practices, risk analysis and risk management are most often missing. Most of the time, मेरा 38 years का experience तो नहीं है, मगर by what he is trying to tell us through this paper, believe me कि most of the time, even when I was working, when I was an active practitioner in the world of project management, risk management का जो document होता था वो सिर्फ खानापुरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था. जब कस्टमर्स डिमांड करते थे या हमारे स्पॉन्सर्स डिमांड करते थे तो वो हम लोग उसको एक तकलीफदेह मरहला समझ के उसमें कोशिश करते थे कि थोड़े बहुत जमा कर लें रिस्क, कुछ मिटिगेशन फैक्टर्स डाल लेते थे, किसी तरह से खानापुरी के लिए रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स को बना लेते थे. नाउ व्हेन आई एम टीचिंग दिस एंड इवन लाइक टुवर्ड्स द later part of practicing project management, I started to realize the benefits of it. I started to reap the fruits of keeping my customers informed, keeping myself informed of some of the risks, some of the things that may affect my project, and being prepared. Remember, proactive situation is always better than being in a reactive situation. ये वो ऐसी सिचुएशन है कि ऑल ऑफ अ सडन आप सो रहे हैं और चोर आपके सिराने पे आके खड़ा हो जाता है. What will you do? You are surprised. If you know that there are situations that are happening, then you are prepared for it, right? तो इस तरह की जो सिचुएशन होती हैं इसको हम लोग रिस्क मिटिगेटिंग. क्या हम हर वक्त प्रिपेयर्ड होते हैं? नहीं. क्या ऐसी सिचुएशन में जब when somebody kind of catches us in a situation where I'm most vulnerable, yes, I will get confused. It will take me a little bit time to bounce back. मगर अगर आपने वो सोचा हुआ है और एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रेपरेशन है तो दैट जो फियर फैक्टर है ना वो मिनिमाइज हो जाता है आपके प्रोजेक्ट के लिए. सो अगेन थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं ताकि इस पेपर पे फोकस कर लें. इफ वी थॉट अबाउट इट, वी वुड ऑल एक्नॉलेज दैट द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क कैन बी द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन प्रोजेक्ट सक्सेस. Yet, as I look at the practices that have been put in place in most organizations and firms, and at the tools that are being used to support these practices, risk analysis and management are often missing. It's not that the processes and tools are not available, but more of a major lack of interest in the process. I can provide two stories that might help to explain the perilous avoidance of this essential practice. बार बार मैं आपको कह रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर नंबर 17 के गूगल विकिपीडिया में जाएं, ओल्ड बुक स्टोर्स में जाएं, PMI के फॉरम्स में जाएं, टॉक अबाउट रिस्क, बुक्स अबाउट रिस्क, पेपर अबाउट रिस्क, टूल्स एंड टेक्निक्स आर ऑल ओवर द प्लेस. मगर जब हम प्रैक्टिस करने पे आते हैं तो फिर हमारा दिमाग वहीं पे जाता है, कहता है जो चीज़ नहीं हुई उसके बारे में सोच के अपना टाइम क्यों वेस्ट करें. और आपको शायद लग रहा होगा कि ये बार बार क्यों कह रही है, बिकॉज इन रियल लाइफ दीज आर द थिंग्स पीपल टेल मी ऑल द टाइम. जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी से उसके बारे में परेशान होना शुरू कर दें. यस, यू नीड टू, बिकॉज जब वो वक्त आएगा तो आई विल बी प्रिपेयर्ड. I have said this to you several times and I still believe that it's true. So now let's look at what this paper is actually favoring everything that I've been saying for a long time for now. The downside will not happen. It's the feeling that nothing will go wrong with my project, right? A company decided to enter into a new business segment. As was the standard practice for this well-managed conglomerate, a business analysis plan was prepared to evaluate the potential profitability of the new venture. Feasibility बनना शुरू हो गई,
उन्होंने एक नया बिजनेस सेगमेंट ऐड करना था, उन्होंने सब वो काम करना शुरू कर दिए जो एक वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. As a normal part of the business plan procedure, 3 business cases were analyzed. The most probable case, a potential upside case, and the third one was the potential downside case. तीनों cases पे काम शुरू हो चुका है. All was well and good up to here. But then, the general manager, when presenting the business plan to the board, said this. Here is the most likely scenario. A potential upside and a potential downside. However, we can ignore the downside case because it will never happen. काम तो उन्होंने तीनों सिनेरियोस पे किया था बिकॉज वही वाली बात है कि खाना पूरी तो करनी थी. बिजनेस प्लान जब बन रहा था तो दे टॉक्ड अबाउट 3 सिचुएशंस. मोस्ट प्रोबेबल केस, a potential upside case and a potential downside case. Magar they were also bent upon actually getting this project through, that when he was presenting it to the board, he totally ignored the situation where things could go wrong. Because according to him, things will never go wrong. We're all dead set upon doing this and we will take it and all is rosy, all is well. The company at that point in time, because I'm sure जो presenter होगा या project manager होगा, वो so groomed and so confident that they themselves took the whole project through as a very viable, very doable and very highly profitable situation. उन्होंने इस तरह से उसको portray किया और उसको approve भी करवा लिया. The company went ahead with the new venture, assuming that they couldn't lose the game. As the most likely and upside scenarios predicted, a reasonable profit in a reasonable amount of time. Needless to say, the downside did materialize and the venture failed within 2 years. जिस चीज़ को उन्होंने बिजनेस प्लान में इवैल्यूएट भी किया मगर ये कह के ख़त्म कर दिया कि ये तो कभी होगा ही नहीं. What you will predict as never to happen will happen. हमारे साथ डेली डे इन डे आउट भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं और हम उस बारे में सोचते भी हैं, कहते हैं कि ये तो कभी नहीं हुआ मगर अगर मेरा ये काम हो रहा है तो ये ज़रूर हो जाएगा. तो why not in projects? अगर होगा तो फिर हम क्या करेंगे? And this is what they're talking about. In this example, what they did the analysis on, but they ignored it at that point in time, really did happen. Denial is our biggest enemy. This true incident can be explained in part by the message that was presented by James Taylor, Senior Vice President of Gateway 2000. In his keynote address to the Project Management Institute in Long Beach, that's the PMI Institute, in 1998, his theme was, Denial is our biggest enemy. Digging deeper, we will find that there are several dimensions to this denial. Perhaps in the company illustration above, the general manager deliberately devalued the weight of the potential downside because he couldn't sell the venture if he admitted the risk. हम लोग सिर्फ ये कह दें कि उसने जनरल मैनेजर ने काम गलत किया मगर ये भी सोचें कि अगर एज मैनेजर्स, एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अगर हम अपफ्रंट हाईलाइट कर दें इश्यूज, रिस्क्स, तो क्या हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव होगा? मोस्ट प्रोबेबली नॉट. अगर हम पहले ही से बता रहे हैं कि these are the things that will fail, the customer at that point in time is only ready to listen to positive things. So, अब इसका क्या किया जा सकता है? The trick is to present the risks
so that the customer is informed of the situation, but give him or her the risk along with what will I do if it happens scenario. इस तरह से हम उसको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं और अपने बेसिस को भी कवर कर रहे हैं कि कस्टमर विल बी राइट अलोंग माई साइड when I come back or when I go back and tell them कि ये जी हो गई है सिचुएशन, मगर based on the mitigation strategy that we had developed 6 months ago or a year ago, we are going to implement that, and yes, थोड़ा सा तो affect होगा. We may hurt our triple constraints a little bit, but we'll be able to get back to where we started, or at least be a little bit in more of a stable situation. Keeping the customer informed is our duty and is just general good ethics and good practices of project management. Perhaps in the company illustration above, there जो company जिसकी अभी हम बात कर रहे थे पीछे, the GM deliberately devalued the weight of the potential downside because he couldn't sell the venture if he admitted the risk. Another dimension is our own eternal optimism. We are just optimistic people. We just assume things will go right, preferring to look at the bright side of the things. Unfortunately, wishing that bad things won't happen is almost a sure way of establishing an atmosphere that will breed unwanted events. बात तो हम बहुत करते हैं कि glass is always half full, be optimistic, be energetic, मगर along with a clear thing in your head that yes, ये भी चीजें हो सकती हैं, ये खराबी हो सकती हैं, because that is all risk management is all about. मगर जब ये होंगी तो मैं ये करूंगा, तो we will be right back from where we started. Coming down, furthermore, an atmosphere of fear, and that is not the fear that is externally generated, it's the fear of the truth, brings on such denial. The success-minded manager must remove the emotional elements from the business evaluation and promote methods that require objective analysis of the entire business case. Success-minded, positive energy project managers, good experienced project managers, always remove the emotional elements out of their projects. They promote methods that require objective analysis, quantitative analysis, looking at things objectively of the entire business case. To do otherwise puts the liar, the bully, the myopic at an unfair advantage. Because what are we saying? जब आप ट्रूथ को हाइड कर रहे हैं, जब आप अपने रिस्क्स को नहीं सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव कम अक्रॉस सिचुएशंस विच कुड गो रॉन्ग, अगर आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप एक तरह से यू आर लाइंग अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज. द रिजल्ट अंडरस्टैंडेबली is the improper selection of business opportunities and a deleterious, बड़ा एक मुश्किल सा word है, deleterious effect on the corporate bottom line. To put it even more strongly, the failure to select the best business opportunities may eventually cause the business to lose its market position and eventually cause a fatal collapse. अगर आपने सारी चीज़ें नहीं अंडरलाइन की, अगर आपने क्लियरली ये सारी चीज़ें नहीं बताई, तो ना सिर्फ आप अपने आप को हर्ट करेंगे, बिकॉज एज प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ बिजनेस मैनेजर, थिंग्स विल फॉल अपार्ट एंड विल हर्ट यू, बट ऑल्सो योर कस्टमर. एक दफ़ा अगर कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो गया या ब्रेक हो गया, दैट कस्टमर विल नेवर come back to you, and even when they do, the confidence level is not going to stay there. और अगर कस्टमर का कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी एबिलिटीज पे और आपकी कैपेबिलिटीज पे, तो यू आर ऑलरेडी एट अ लॉस. So why, knowing all of this,
Do we fail to require the objective analysis and management of risk? It can be because the process is difficult. Lecture number 17 से लेके 23 तक, we gave you all of it. That kind of puts you a step ahead of the game, of doing the work before you actually have started the execution. अभी execution ये सारा जो हमने आपको process बताया है, kind of makes the whole thing easy. आप identify करते हैं, आप analyze करते हैं, आप एक तरह से उसको quantitative या qualitative subjective analysis के through गुजारते हैं, and you also start thinking of controlling. What do I do when this happen? ये सारा जो एक process है ये चल रहा है और ये इतना मुश्किल नहीं है ना, ये जो चीज़ें हैं ये इतनी मुश्किल नहीं है कि ये undoable नहीं है. So why knowing all of this do we fail to require the objective analysis? Remember, data analysis and management of risk. It cannot be because the process is difficult, because process इतना मुश्किल नहीं है. Actually, there are many approaches and processes for risk evaluation. All are simple and valid. ये जो सारे जो तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, मगर हम उनको objectively देखें तो आपको पता चलेगा कि they are all simple and they are all valid. One thing that is not valid is the pain of admitting that something can go wrong. Again, that denial thing. One thing that as project managers we need to clarify and put in our head is that don't wait till it happens. We as project managers, we as professionals, we as ethic-minded, positive ethic-minded project managers, we need to realize that we cannot wait till the end. We cannot wait until bad things happen to my project. I'm a good project manager. I'm keeping my eyes and horizons open, and I'm going to evaluate things that can affect it negatively. The key thing to realize is that all of the available approaches are simple, down-to-earth methods, certainly not in the realm of rocket science. कोई मुश्किल नहीं है. अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये हर काम आसान होता जाएगा आपके लिए. We will discuss these methods in a sequel to this article. ठीक है, इसके आगे भी एक आर्टिकल है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे. I found this very, very interesting. The solution must consist of a total risk management system. Total risk management system क्या है वो हम अब बात भी कर चुके हैं. It's a continual process. Identify, analyze, control and minimize or eliminate. ये जो एक sequel सा चल रहा है. Such a system as part of a project management system must contain all of the necessary elements that we would have in any project management system. Total risk management system. Where did we start off from? We started off from a risk management plan. We came up with identifying of risk, categorization of risk, then calculating the likelihood and the probability of it, put it all together in a document called the risk register. रिस्क रजिस्टर में हमने उसकी लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया, ऐड किया, प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, और दैट गेव अस द सिवियरिटी. सिवियरिटी एक दफ़ा कैलकुलेट हो गई एंड देन वी विल पुट इट ऑल टुगेदर फ्रॉम द रिस्क रजिस्टर. वी एक्चुअली कैन हैव कॉलम्स that are dedicated for the risk control. We can actually minimize, अगर हमारा कोई severity of 10 है, we can actually minimize it down to maybe a 6 or a 8. With that, उसके बाद we can also use something called a risk assessment matrix. Risk assessment matrix will give you a color depiction of everything that you have done in the risk register. अब हम चलते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो सारा हमने describe कर दिया है वो है, this includes a risk management process, tools to support the risk management process, ये सारे जो tools जिसके बारे में मैंने अभी बात की है, training in the process,
Are people educated and trained? The project manager, do we know how to use the risk assessment matrix? Do we know how to identify, how to get people in, focus them? हर काम ये जो I'm sure कि आप जो सुन रहे हैं, you are one of those group of professionals who are educated in this category. And the use of the tools and clear support. ये जो चीज़ है ना, ये कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है. ये upper management की तरफ से आएगी, upper management की तरफ से ये नीचे आएगी. And clear support for the process at all levels of management. An enlightened, risk management aware senior management must demand to see the entire picture rather than just the good stuff. अगर अच्छा upper management होगा, अच्छे group of conscientious kind of project managers होंगे, program managers होंगे, portfolio managers होंगे, तो वो कहेंगे कि ये risks, आपके project में risks ज़्यादा क्यों नहीं है, rather than asking, oh how wonderful it is you have no risk to your project. बड़ी से clear सी picture है जिसको हमको समझना होगा. ये जो good project managers या good program managers या good senior management होते हैं, they must play the roles of the devil's advocate until the entire picture is presented. वो जो group है वो question करेगा कि क्यों नहीं है, अरे ये भी तो हो सकता है. वो जो project हमने पिछले साल किया था, these things went wrong, why do you not think that can affect your project, Mr. Project Manager? जब upper management devil's advocate होगी, तो project managers at every level will actually make all the right effort to do the right things. Yet in my experience, you would think that this is what their job is, that is what they were doing, but reality is very different. Yet in my experience, the writer's experience, executives have done just the opposite. वो कहते हैं ये इतना हाई रिस्क प्रोजेक्ट है, क्या आपके प्रोजेक्ट में सभी कुछ गलत हो जाएगा? Everything that has never happened or has never affected any of our projects will affect your project? तो वो जो that jokingly या reality जिस तरह से भी है, जब upper project management आपको encourage नहीं कर रही है risk management process पे, तो believe me, no matter how educated, how professional, how conscientious of a project manager you are, 1 or 2 projects later, you will abandon the system and go with the happy flow of being happy and everything is rosy and everything will go right. Why will it hurt my project when I've done nothing wrong? Okay. Yet in my experience, executives have done just the opposite. They often give the impression that they don't want to know the potential downside, or that if they do learn the true risk, that they will squash the proposal. Sabse bura. If you tell me that there bad things will happen, then I will not either have you execute my project, or I will not execute the project at all altogether. Or that if they do learn the true risk, that they will squash the proposal, which in many cases would be the proper action. अगर इतने risks हैं, तो it's a good judgment call for senior management to sit down, spend the time, spend the energy to carefully go through situations that can affect the project. And yes, if there are so many of those unpredictable issues that are called risks that can affect my project, then it's a serious sitting down and reevaluating, does it make sense for us to go further? Why are we in such a hurry to actually start execution of the project without spending and investing enough time and energy in looking at the probable results of the risk? They often give the impression that they don't want to know the potential disadvantage or the potential downside, or that if they do learn the true risk, that they will squash the proposal. बड़े इन्हें bad से लग रहा है जैसे ऐसे ये कौन होते होंगे evil
sponsors, but that is the kind of ground reality check we all as project managers have gone through these situations. We must discourage the common environment where we tend to kill the messenger. If you are the bearer of bad news, then please go away. जब तुम्हारी शक्ल देखता हूँ तुम बुरी बातें ही बताते हो. Please tell me good news, otherwise don't share any news with me. आजकल वैसे लाफिंगली लोगों ने न्यूज़ चैनल को देखना बंद कर दिया, इसलिए क्या कहते हैं कि जब भी होता है कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है और कोई बुरी खबर हमको सुनाई दे रही होती है, तो सबसे आसान ये तरीका है कि हम न्यूज़ देखना छोड़ दें और सिर्फ ड्रामों या फिल्मों पे ही अपनी एनर्जी वेस्ट करें. जो चीज़ें हो रही हैं उनसे आप किस तरह से मेरे ख्याल में वो बिल्ली का एग्जाम्पल दिया जाता है कि बिल्ली की तरह आंख बंद करके बैठ जाओ कोने में कि कभी बुरी चीज़ें होंगी नहीं. और लाफिंगली मैं प्लीज़ एक्सक्यूज मी अगर वो बिल्ली वाला एग्जाम्पल सही नहीं है तो इग्नोर दिस होल एग्जाम्पल. मगर ये इसी तरह की सिचुएशन होती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इसी तरह की सिचुएशन होती है जहां वी टेंड टू किल द मैसेंजर ऑफ बैड न्यूज़. Under this deleterious environment, we reward those that ignore or hide the truth and penalize those that are very diligent about risk analysis and are also honest about potential project risk exposure. वही वाली वो सारी बातें आ रही हैं कि जहां आप सिर्फ अपबीट होते हैं, आप रिस्क को हाइड कर लेते हैं. अपबीट होना अच्छी बात है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देना अच्छी बात है, ये सारी दीज आर ऑल गुड थिंग्स इन अ प्रोजेक्ट मैनेजर. मगर ट्रूथफुल होना, असर्टिव होना भी अच्छी क्वालिटीज हैं प्रोजेक्ट मैनेजर में. रिस्क को हाइड कर लेना, पोटेंशियल रिस्क को इग्नोर कर देना आर बैड थिंग्स. Project managers are not good project managers if they hide these facts, and that is what वो जो crux of the project पूरा जो paper है वो यही है. Under this environment, we reward those that ignore or hide the truth, and we penalize. And who are the we? We are the senior managers that are diligent about risk analysis and are honest about potential project risk exposure. Project portfolio management. One of the emerging themes as we approach the end of this decade, obviously ये 2000 I don't know कब लिखा गया था, पुराना है, मगर one of the emerging themes as we approach the end of this decade, 2006 या 7 का ये पेपर है, मगर believe me अब तब से अब तक बहुत changes आई हैं, बहुत सी information हुई है, बहुत सी education आई है, मगर बहुत सी research भी आई है, मगर ground reality is that this project, this paper is still as true as it was maybe 7 or 8 years ago. Okay? As we approach the end of this decade is project portfolio management. Senior management is paying closer attention to the strategic management of a portfolio of projects, merging projects and operations management and all of the tools and practices associated with both disciplines. Risk management is one of those practices. Yet there is one aspect of risk assessment that I have not seen either in the literature or in practice. This is the effect of risk on payback time. जिस तरह से हमने project quality में cost की बात की थी ना, non-conformance and conformance की, उसी तरह से risk में भी payback time होता है. Can we assume that our typical business analysis case will contain a cash flow analysis? This cash flow analysis will show the outflow of money as the project is executed and the inflow of money. And what is the inflow of the money? That is the projected cost savings once the benefits of the project start to be realized. At some point in time, the cumulative curve will cross from negative territory, having recouped the investment plan plus the time value cost of that money, to where the expected payback starts to accumulate. Usually this payback analysis is a
key component of the decision to proceed with the project. Profit नहीं, payback नहीं, तो project करने का कोई sense नहीं होता है ना? You always have to have some kind, and remember एक और चीज जो मैं अभी आपको वो कर दूं, clarify कर दूं, कि payback is not always money. Payback can be in a lot of different versions. आपकी कोई छोटी सी नई कंपनी है, आपने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, अब आपके लिए वो प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट आपको दे, हो सकता है कि इवन आउट हो रहा हो, या ये कि यू मे ऑल्सो फ्रॉम मनी परस्पेक्टिव हो सकता है कि आपको लॉस हो रहा हो, बट द पे बैक इज नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू हैव दिस लेबल ऑन योर organization that you have worked with the bigger and the best organizations that are available out there. That gives a confidence level to not just you but other organizations that will come back and try to work with you. Okay, so ye clear ho gaya. Now consider this. Let's say that a project was to cost $10,000 per month with expected completion in 2 years. Let's also say that the cost of money is 8% per year and the project will generate an income of $10,000 per month starting immediately upon completion. Now, the projected payback time would be about 50 months from project initiation. 50 महीने का project है, जो जनरेटेड इनकम है वो $10,000 है पर मंथ, और 2 साल में अबाउट 2 साल में ख़त्म होना है, तो वो अबाउट 50 मंथ्स उन्होंने कैलकुलेट किया है. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू द पे बैक टाइम इफ द प्रोजेक्ट रैन जस्ट 4 months ओवर एट अ कॉस्ट ओवर रन ऑफ 15% per month? The payback time is now extended by a 18 months. पहले क्या था, कॉस्ट ऑफ मनी क्या थी हमारी 8%, उसको हमने डबल कर दिया है. प्रोजेक्ट इज जस्ट 4 months ओवर, मगर अब क्या है, ये अब हमको 15% देना पड़ रहा है. अब वो 4 महीने नहीं रह गए, वो बन गए हैं 18 महीने. If a truthful risk analysis indicated that there was a high probability of this extension to the payback time, might this be enough to sour the executives on value of this project? बहुत clear indication है. हमने ये बात बताई ही नहीं थी, हमने तो इतनी रोजी पिक्चर पेंट की थी एज प्रोजेक्ट मैनेजर के कभी ये चीज़ ख़राब हो ही नहीं सकती है, कभी ये रुकेगा ही नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है. अगर हम उसका केयरफुल इवैल्यूएशन कर लेते कि सिर्फ 4 महीने का डिले है मगर 50 months के आगे, एनी डे आफ्टर द 50 months आपका जो पे बैक वो जो पे बैक परसेंटेज है 8% के बजाय अब 15% हो गई है, तो ऑल ऑफ अ सडन वाओ, every month delay is costing you a lot of money. Let's further consider that this project was the average ITIS project that was surveyed by the Standish Group several years ago. That survey noted that the average ITIS project ran 50% longer than planned at a cost overrun of 186%. That there were studies and researches that went on saying कि अगर कोई IT का IS का प्रोजेक्ट होता है तो टिपिकली वो 50% longer than the planned time में जाता है, जो भी उसका रीजन है. But what happened here? There were studies available. There were subject matter experts who have told you that you are undertaking this project, which is typically never done on time, and not just a month or maybe 1 or 2% extended, but based on some studies or based on some reviews, some surveys that were done few years ago, extended by 50%. And the cost overrun is not just
in single digits, it could be 186% to almost 200%. If we apply this to our subject project, it would make it a 3-year job. 2 साल के बजाय अब हम कह रहे हैं कि अगर वो ही सिचुएशन अप्लाई होती है जो टिपिकली बाकी प्रोजेक्ट के साथ हुई है, तो अब ये 2 साल का प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं रहता, ये तो 3 साल का प्रोजेक्ट बन चुका है. And the payback time would be 99 months. I wonder how many executives would approve the project now if the risk assessment showed a good probability that the payback time would be 99 months rather than the 50 months. The effect on payback time concept is so simple that it can be done on the proverbial back of the envelope. बैक ऑफ द एनवेलप, या मैं बार बार जो शायद आप लोगों के लेक्चर में भी कभी बोला ही होगा, बैक ऑफ द नैपकिन, मैं वो वर्ड यूज़ करती हूँ कि इतना आसान है ये सिस्टम कि अगर आप एक छोटा सा नैपकिन लेके भी आप इस पर छोटी सी कैलकुलेशन करें तो यू कैन एक्चुअली कम अप विद द पे बैक टाइम और जो पे बैक कॉन्सेप्ट जो होता है. आई क्रिएटेड अ सिंपल एग्जाम्पल इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट. इन लेस देन एन आवर, I am amazed that I rarely see anyone evaluating the effect of delays and cost overruns on return on investment. That's the ROI. Yet, if we use the standard data, such an evaluation would show that the typical project would be based on such performance. थोड़ा सा आपको काम करना होगा, आपको information लेनी होगी, historical data लेना होगा, किसी से बात करना होगा, maybe the financial management guys, maybe people around you, maybe people who've done similar projects, whether they are in part and parcel of your organizations, or you may have to step out of your territory and get some of that information from outside. The work needs to be done. That is something that needs to be understood, कि काम करना है. Yet if we use the standard data, such an evaluation would show that a typical project would be based on such performance, extend the payback time to more than twice the original plan. Of course, this is another example of downside potential. And in today's business environment, such bad news is more likely to be swept under the rug rather than to have the project rejected because of the risk. Unfortunately, hiding the risk does not prevent it from happening. If you hide the risk, if you sweep the dust under the rug, the dust doesn't go away. और जब आप वो कार्पेट उठाते हैं तो डस्ट वहीं पे होती है, एक्चुअली लगता है कि वो मल्टीप्लाई हो चुकी है. जो छोटा सा रिस्क था अब वो बड़ा सा रिस्क बन के आपको अफेक्ट करेगा. Organizing for managing the project risk. Project executives have come to realize are the basis. Projects are the basis for future profitability of the firm. है ना, ये पूरी दुनिया प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ही हो रही है. हमको लगता है कि हर मुश्किल का, हर मसले का हल है अगर आप अपने काम को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दें. उनकी इफ़ेक्टिवनेस, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है लोगों की. ये सारी तो वो अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मैं और आप यहाँ बैठे हुए ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं. ठीक है, ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्राउंड रियलिटी है. Hence there is a rising interest on the part of executives. अब ये कि यहाँ पे नहीं रह गया, ये ऊपर है. जिस तरह से प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रिकल्स डाउन, उसी तरह से प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में भी आपका जो सीनियर एग्जीक्यूटिव बेल्ट है, दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू हैपन, और उनको एम्फसाइज करना होगा इस कॉन्सेप्ट को. How hence there is a rising interest on the part of executives in how projects are selected and managed. They are precipitating a growing demand for more standardization and automation of project management. अब अगर याद करें कि मैंने क्या कहा था आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन में, रिस्क रजिस्टर में और रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स में, it gives your executives that one-page view of what your project is all about. Where are the risks lying for your project?
Either they are too red or they are too blue. In between, they are spread all across. Agar majority of the risks are skewed up as really red, then you need to reevaluate, why am I doing this project? Does it make sense for me to do this project? But I do not see the stipulation of a structured approach towards risk management. ये सारी बातें हैं, yeah, we all agree to it, मगर that doesn't mean कि upper management has come to the realization now. There has been some success in getting organizations to recognize the importance of having some kind of project office among pockets of resistance. ये जो हमारे author हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम सब प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो काम करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनकी जुबान बोल रहे हैं, बिकॉज वी ऑल हैव हैड एक्सपीरियंसेस लाइक दिस एंड मोस्ट ऑफ अस हैव वर्कड इन रियली गुड ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है. मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसेज भी हैं, मगर वो जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो उससे हम नहीं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. There has been a flood of articles promoting the importance of the project office. And project offices are named different names. They're also called project support office, the central project office, the project management competency center, सबसे ज़्यादा project management competency center मैंने सुना है, the program office, etc. etc. Project management office जो है ना, PMO, वो भी बहुत एक common terminology है. I, the author, for one, have not only preached this gospel at every opportunity, but have gone as far as to suggest that the firm have a position of a chief project officer. With this, जिस तरह से CEOs होते हैं, chief executive officer होते हैं, chief operational officers होते हैं, chief financial operators होते हैं या operational officers होते हैं, उसी तरह से chief project officer का भी एक रोल होना चाहिए. और ये वो शख्स होना चाहिए जिसकी नज़र, उसके कान हर वक्त डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं उन पे होनी चाहिए, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, एक तरह से कॉमन प्रैक्टिसेस को होना चाहिए, रिस्क को इवैल्यूएट करने की भी एबिलिटी या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए. मगर एक तरह से एक रोल जब असाइन आप कर देते हैं तो आप सबको बता देते हैं कि दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड देयर इज समबडी आउट देयर who's getting a good paycheck is actually looking out to make sure that these procedures and processes are adhered to and enforced. ठीक है? That is the message that you're actually taking across all of your projects. Furthermore, an environment of project portfolio management, जहां हम projects की बात करते हैं, वहां why not have a chief risk officer, the CRO. The CRO, और ये CRO word हमने पहले भी यूज किया था, मैं 2-3 लेक्चर पहले, but that was too early for you to understand what the CRO is. उसको मैंने हंस के ये कहा था कि शायद chief resident officer है. Now is the time when you start thinking of why is there a term called CRO. In good and big organizations, where risks are established, where risk management process is established, they may have a title as CRO, which is the Chief Risk Officer. These are the people or roles that are part of the project management office. The CRO or the Chief Risk Officer would be responsible for establishing standards for risk analysis and management, and for implementing a system of risk practices and tools. The input of the CRO or the Chief Risk Officer would be required before any proposed project is accepted into the portfolio. Somebody out there will look at all the risks, will evaluate, will look at the risk assessment matrix, and will be able to give you an input कि ये viable है या नहीं है. अगर ये viable है तो इसकी जो strategies हैं, we have to re-evaluate these strategies. वो जो सारा जो काम हो रहा है ना, we need to look at all this. As a youth group advisor a few decades ago, I listened to a colleague tell a group of high school kids that life was a series of closing doors.
that they had all kinds of opportunities under their control, that the decision that they made and the actions that they took or did not take would allow or could allow some of these doors to become closed to them. In a similar vein, Dr. Taylor suggested that a project is a series of closing doors. By the decision that we make and the actions that we take or postpone, we tend to shut some of these doors. As we move through a project, there are fewer alternatives by even the best management practices. But what can we do to minimize these problems and further to minimize, ये जो word है बहुत use हो रहा है, deleterious effect of the eventual problems by organizing properly for projects with a CPO, the Chief Project Officer, and a Chief Risk Officer. By implementing a solid risk management program and by fostering proactive management for early recognition and rectification of such problems. Simple सा इन्होंने कर लिया है कि ये काम करने चाहिए. आप इस पेपर को गौर से पढ़ें. एक तरह से बहुत प्यारा पेपर लिखा गया है. And I was actually amazed कि when I was talking to different professors, they have read this article. और इसका जो next series of article है, next article जो है, वो भी we will go over that because थोड़ा सा वो risk breakdown structure पे करता है. लेक्चर जो अगला लेक्चर होगा उसके बाद हम लोग उसको एक तरह से डब्बे में बंद कर देंगे. We would have covered a lot of these things and I wanted you and I want you actually to have some kind of exposure to the risk breakdown structure. हम लोग वो आर्टिकल देंगे और आपको उसके बारे में RBSP एक कोई टेम्पलेट सा शो करेंगे और उसके बाद we will move forward with kind of putting it all in a little box. थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि who is this author and why do you think he's an authority on what he's saying? Harvey Levin has 38 years of service to the project management industry and is founder of a group called the Project Knowledge Group. He's also a consulting firm specializing in PM training, PM software selection, evaluation and implementation, and project manager using microcomputers. He has implemented or enhanced the project management capabilities of numerous firms. So, इनका काम हार्वी लेविन का ये है कि ये जाते हैं छोटी कंपनीज या बड़ी कंपनीज में देखते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करते हैं या डिफरेंट processes को करते हैं and come up with advice on how to improve those activities. Often combined with the selection or implementation of computerized project management tools, Mr. Levin is considered the leading consultant to the project management software industry and is recognized as a leading expert in tools for project management. So there is somebody, this author is out there to look at different tools, different techniques, different processes that are out there and implement them slowly and gradually, add them into the stream of project management processes ताकि slowly and gradually enhance या improve हो जाए आपका system. He has also been an adjunct professor of project management at a Polytechnic Institute and Boston University. He has also conducted numerous project management public seminars for ACSC, AMA, IBM, and PMI, which is the Project Management Institute. Mr. Levin is the author of the book called Project Management Using Microcomputers and has been published extensively in other books, periodicals, and videos. Mr. Levin is a past president of the PMI and the recipient of PMI's 1989's Distinguished Contribution to Project Management Award. Recently, he was elected as a fellow of PMI. Mr. Levin has offices all over New York and San Diego, California, and can be contacted obviously through email. बहुत पुराना सा ये पेपर निकाला है, मगर अभी भी मैं समराइज करते हुए ये कहूँ कि ये अभी भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कुछ सालों पहले था. Read it, understand it, and I will see you in next lecture inshallah ta'ala.
All the best to you. Allah Hafiz.